गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 13 जनवरी है और आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मतलब मार्जिनलाइजेशन का मतलब तो वैसे होता है हाशिया, ठीक है। इसको समझना, देखो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो समाज है, ठीक है, उसमें बहुत अलग अलग वर्ग हैं, बहुत अलग अलग समुदाय हैं, बहुत अलग अलग धर्म हैं, बहुत अलग अलग जातियां हैं। तो कुछ जो समुदाय हैं, ठीक है, जो समाज में है तो सही, लेकिन उन उनका जो उत्थान है वो अभी तक नहीं हो पाया है। उनका जो उत्थान है वो अभी तक नहीं हो पाया है। समझ रहे क्लास? उनका जो उत्थान है वो अभी तक नहीं हो पाया, मतलब वो समाज में बराबर तरीके से नहीं आ पाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आदिवासियों की, तो आदिवासी भी हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन वे अभी तक भी हमारे समाज में पूरी तरीके से मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि आज भी उनके रहने का या उनके जीने का जो नज़रिया है या उनके जो रीति रिवाज हैं या उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो उनके लिए प्रायोरिटी पर होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड, मतलब सामाजिक मार्जिनलाइज्ड से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। हाशिए पर रहने के लिए, पक्षों या तामझाम पर अधिकार करने के लिए मजबूर होना है और इस तरह चीज़ों के केंद्र में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हाशिए पर अगर किसी पक्ष को रहना है, समाज के किसी समुदाय को एक कॉर्नर पर रहना है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड चीज़ों को सेंट्रलाइज करना चाहिए। मतलब हर जो चीज़ है, चाहे उनके रीति रिवाज हैं या उनके जीवन जीने के जो ढंग हैं या उनकी जो कस्टम्स हैं, उन्हें सेंट्रलाइज्ड करना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड। यह कुछ ऐसा है जो आप में से कुछ ने शायद कक्षा या खेल के मैदान में अनुभव किया होगा। देखो, मार्जिनलाइज्ड कुछ ऐसा है जो आपने क्लासरूम में या प्लेग्राउंड के अंदर ये चीज़ देखी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लासरूम के अंदर मान लो 40 बच्चे हैं, अब इन 40 बच्चों में से कुछ, अगर मान लो एक बच्चा है, उसको सही तरीके से बोलना नहीं आता, ठीक है, या एक बच्चा है जिसका खेलने का जो रूटीन है वो आपसे बिल्कुल अलग है, तो आप उसे क्या कर दोगे, अपने से अलग कर दोगे, ठीक है, अपने से क्या कर दोगे, आप उसे अलग कर दोगे। तो हमने क्या किया, एक जो हमारा समाज था, समाज हमने किसको माना, 40 बच्चों को। उस 40 बच्चों में से एक जो बच्चा है जो सही से पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता या सही तरीके से खेल नहीं सकता या जिसकी भाषा सही नहीं है, ठीक है, तो हमने उसे क्या कर दिया, अपने से अलग कर दिया। यही क्या कहलाता है, मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। If you are not like most people in your class, that is if your taste in music or films is different, if your accent marks you out from others, if you and less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers। देखो ये क्या कह रहा है, यदि आप अपनी क्लास के अधिकांश लोगों की तरह नहीं हैं, अर्थात यदि म्यूज़िक या फिल्म्स में आपका स्वाद अलग है। जैसे मान लो आपके क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में से 39 स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें जो कॉमेडी मूवी होती है वो देखना पसंद है, ठीक है, हमें जो कॉमेडीज़ मूवी होती है वो देखना पसंद होता है, ठीक है। और अगर आप ये कहो कि मुझे कॉमेडी नहीं, मुझे ट्रेजेडी मूवी अच्छी लगती है, तो आप क्या हो जाओगे, उन 39 में से आप क्या हो जाओगे, एक अलग हिस्सा बन जाओगे, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं सोच रहे हो जैसा वे सब सोच रहे हैं, ठीक है। यदि आपका उच्चारण आपको दूसरों से अलग करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके बात करने का जो तरीका है, अगर वो आपको दूसरों से अलग करता है, मान लीजिए कोई बिल्कुल ही इंग्लिश में बात करता है और आप टूटी फूटी इंग्लिश में या इंग्लिश में बात कर ही नहीं सकते, तो 39 स्टूडेंट्स तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं लेकिन आप सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या समझेंगे, उस समय आप अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, ठीक है क्लास। आगे देखिए,
यदि आप अपनी कक्षा में दूसरों की तुलना में कम चैटिंग करते हैं, चैटिंग का मतलब बातचीत करना, ठीक है, यदि आप नहीं खेलते हैं वही खेल जो आपके कई क्लासमेट्स को पसंद है, मतलब आपके कई क्लासमेट्स को अगर मान लो क्रिकेट पसंद है लेकिन आपको क्रिकेट पसंद नहीं है, आप कोई दूसरा गेम खेलते हैं चाहे हॉकी हो, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, आपको क्लास के सभी स्टूडेंट से अलग कर देगा। यदि आप अलग अलग कपड़े पहनते हैं, मतलब अगर आपके कपड़े पहनने का सेंस भी अलग अलग है तो भी वो क्लास के स्टूडेंट से आपको अलग कर देगा। तो संभावना यह है कि आपको अपने सहपाठियों द्वारा अपने अंदर नहीं माना जाएगा। अपने अंदर नहीं माना जाएगा का मतलब, क्योंकि आप उन सबसे डिफरेंट है तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो आपसे क्या होने लगेंगे, दूर होने लगेंगे। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, एज इफ वॉट यू से, फील एंड थिंक एंड हाउ यू एक्ट आर नॉट क्वाइट राइट टू एक्सेप्टेबल टू अदर्स। इसलिए अक्सर आप यह महसूस करते हैं कि आप इसके साथ नहीं हैं। इसके साथ नहीं है का मतलब सब जैसे नहीं है, जैसे कि आप जो कहते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं, और आप जो कार्य करते हैं वह दूसरों के लिए बिल्कुल सही या स्वीकार्य नहीं है। मतलब अगर आपका पढ़ने का तरीका अलग है और दूसरों का पढ़ने का तरीका अलग है और दूसरों का ग्रुप बहुत बड़ा है, आप सिर्फ अपने ग्रुप में सिर्फ एकमात्र हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सोशली मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाएगा, मतलब आपको कट ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें, एज इन द क्लासरूम इन द सोशल एनवायरनमेंट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज में हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। कक्षा में सामाजिक परिवेश में भी लोगों या समुदायों के समूह को बाहर किए जाने का अनुभव हो सकता है। कक्षा में या सामाजिक परिवेश में भी लोगों या समुदायों को समूह को बाहर किए जाने का अनुभव हो सकता है। अगर आप क्लास में हैं, 39 स्टूडेंट्स एक जैसा काम कर रहे हैं लेकिन एक स्टूडेंट एक जैसा काम नहीं करना है, 39 स्टूडेंट्स एक पक्ष में है लेकिन एक स्टूडेंट एक पक्ष में नहीं है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अपने में से। Their marginalization can be because they speak a different language, follow different customs or belong to a different religious group from the majority community। देखिए ये क्या कह रहा है, उनका हाशिए पर होना इसलिए हो सकता है क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं या विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते हैं या बहुसंख्यक समुदाय से अलग धार्मिक समूह से संबंधित है। समझ रहे हो, जैसे मान लो बहुसंख्यक समुदाय है किसी भी देश के अंदर, अगर मान लो कोई भी समुदाय है या कोई भी धर्म है जो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात को, कोई भी धर्म अगर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर कुछ अलग धर्म के व्यक्ति होंगे तो क्या करेंगे, वो बहुसंख्यक समुदाय क्या करेगा कि उस अलग धर्म के व्यक्ति को क्या करेगा, अपने में से अलग कर देगा, क्योंकि उनके रीति रिवाज अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। They may also feel marginalized because they are poor, considered to be of low social status and viewed as being less human than others। वे इसलिए भी हाशिए पर महसूस किए जाते हैं क्योंकि वे गरीब हैं, जिन्हें निम्न सामाजिक स्थिति में माना जाता है और उन्हें दूसरों की तुलना में कम मानवीय माना जाता है। Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear। कभी कभी हाशिए के समूहों को शत्रुता और भय के साथ देखा जाता है। जैसे हाशिए का जो समूह है, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, ठीक है, और उन 40 बच्चों में से 35 बच्चों की 35 बच्चों की सोच एक जैसी है, उनके रीति रिवाज एक जैसे, उनके कस्टम्स अलग है, लेकिन 5 जो स्टूडेंट्स का जो समूह है वे सबसे अलग है। तो क्या करेंगे, वो 35 जो स्टूडेंट्स होंगे वो उन 5 स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, अपने में से अलग मानेंगे और अपने शत्रु भी मानेंगे, ठीक है। This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights। अंतर और बहिष्करण की यह भावना समुदायों को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच नहीं होने और उनके अधिकारों का दावा करने में असमर्थता की ओर ले जाती है। मतलब यह जो अंतर हम समाज के अंदर करते हैं या हम समाज में से किसी एक समाज को बहिष्कृत कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि समाज के हर एक वर्ग के हर एक इंसान को देश में व्याप्त जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं।
दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस विस मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शंस और सोसाइटी हु ऑन लैंड आर वेल्दी, बेटर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली पावरफुल। देखिए क्या कह रहा है, वे समाज के नुकसान और शक्तिहीनता की भावना का अनुभव करते हैं जो समाज के अधिक शक्तिशाली और प्रभावी वर्ग हैं। जिनके पास ज़मीन है वे धनी, बेहतर शिक्षित और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं। दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फीयर। इस प्रकार हाशिए पर एक क्षेत्र में शायद ही कभी अनुभव किया जाता है। समझ रहे क्लास? आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइजेशन। ये जो ग्रुप्स हैं जो कि समाज के हाशिए पर हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से समाज से अलग किया जाता है? आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से। ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक समाज का वर्ग अपने समाज से अलग होता है। In this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today. इस चैप्टर में आप भारत की उन दो कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें सामाजिक तौर पर समाज के हाशिए से अलग किया हुआ है, क्योंकि उनके रीति रिवाज अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, उनके कस्टम्स अलग हैं, ठीक है, उनके बोलचाल का तरीका अलग है, उनके रहन सहन का तरीका अलग है, उनका आर्थिक परिवेश अलग है, उनका सामाजिक परिवेश अलग है। तो इस चैप्टर में समाज के हम उन दो वर्गों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें समाज से मार्जिनलाइज्ड किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं पेज नंबर 81 से। देखिए क्या बोल रहा है, आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन, आदिवासी और उनका हाशिएकरण। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। एक आदिवासी परिवार जो कि दिल्ली में रहता है, ठीक है, वहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, सोमा और हेलन। वे अपने दादाजी के साथ में गणतंत्र दिवस की परेड को टीवी पर देख रही हैं। ओ सी एन आदिवासी फ्लॉट। तब उन सोमा और हेलन में से कोई एक बोलते हैं, जब वो टीवी पर आदिवासियों का नृत्य देखते तब वो बोलते हैं देखो आदिवासी नाच रहे हैं उन, ठीक है। दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज इज ओनली डांसिंग। तब उनमें से एक अपने दादाजी को पूछती है कि दादाजी हमेशा आदिवासियों को नाचते हुए ही क्यों बताया जाता है। आगे देखिए, यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। उनमें से एक बोलती है हाँ क्या वे सिर्फ आदिवासियों के बारे में ये ही जानते हैं कि उन्हें नाचना आता है। द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। तब दादाजी बोलते हैं कि आदिवासियों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अमीरी या रईसी में रही है, बहुत से व्यक्ति इनके बारे में नहीं जानते हैं। When I was young, our village in उड़ीसा was beautiful। तब दादाजी बोलते हैं कि जब मैं जवान था तब हमारा गांव उड़ीसा के अंदर था और हमारा गांव बहुत सुंदर था। We got everything we needed from the land and the forest around us। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती हम वह चीज़ अपने आसपास की ज़मीन से, अपने आसपास के जंगलों से ले लेते थे। वी इन टर्न रेस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर। इस वजह से हम हमारी ज़मीन का, हमारे जंगलों का और हमारी नदियों का बहुत ही ज़्यादा आदर करते हैं। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आर्स। कुछ ही समय बाद हमें यह कहा गया कि जंगल हमारे नहीं हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट। जंगल के अधिकारियों ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया था। इफ़ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस एंड देन टुक अस टू कोर्ट वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस। अगर हम इस चीज़ का विरोध करते तो वे हमें मारते पीटते और वे हमें कोर्ट के अंदर ले जाते, जहाँ पर हमारे केस को लड़ने के लिए कोई भी वकील नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम क्या थे, समाज से बिल्कुल अलग थे। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। तब उनमें से एक ने बोला कि आपने फिर अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी।
ठीक है। Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns। ठीक है, हम में से बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने घर छोड़ दिए, ठीक है, और मौसम के अनुसार हम काम करने लगी। देन द कंपनी वालाज केम, फिर कंपनी वाले जंगलों में आए। दे सेड देयर वॉज आयरन और अंडर आर लैंड दे वॉन्टेड टू माइन इट। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी ज़मीनों के नीचे, ठीक है, लोहा अयस्क है और वो इसे क्या करना चाहते हैं, माइन करना चाहते हैं, ठीक है, खोदना चाहते हैं और उस लोहा अयस्क को निकालना चाहते हैं ताकि देश को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिले। दे प्रोमिस्ड जॉब्स एंड मनी इफ़ वी सोल्ड आर लैंड टू देम। उन्होंने हमसे ये भी प्रॉमिस किया कि अगर हम हमारी ज़मीन उन्हें बेचते हैं तो वे हमें नौकरियां भी देंगे और पैसा भी देंगे। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड। इस बात को सुनकर कुछ ग्रामीण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अदर्स सेड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स एंड वी वुड गेट नथिंग। और कुछ ने यह कहा कि यह जो तरीका है वो हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सम गेव थंब प्रिंट्स नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ। कुछ ने अपने अंगूठों का निशान दे दिया था बिना इस चीज़ को जाने कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी है। ओनली ए फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स। उनमें से सिर्फ कुछ को ही नौकरियां मिली, बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। ठीक है, लेकिन हम में से बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी ज़मीनों को नहीं बेचा। ठीक है, मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन्स। हम में से बहुत सारे व्यक्तियों पर बलपूर्वक यह कहा गया कि अब हमें हमारे घर से निकलना होगा और हमें कोई दूसरे काम ही देखने होंगे। पेज नंबर 82 पे हैं अब हम। Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers। जब हमने हमारी ज़मीनों को बेचने से मना कर दिया तो वे हमें पीटने लगे, धमकियाँ देने लगे और उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से बलपूर्वक हमारे जो पूर्वजों की जो ज़मीन थी वो हमसे ले ली। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़, क्योंकि उनके पास सरकार का क्या था, सपोर्ट था। और होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। हमारे ज़िंदगी जीने का जो तरीका जो था वह तरीका एक ही रात में बदल गया। ओ दादू एंड आर लैंड वॉट। दादू ने फिर उनमें से एक पोते ने अपने दादाजी से पूछा कि और हमारी ज़मीन का क्या हुआ। फॉर आर 30 एकर्स वी गॉट ए लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर। हमारी 30 एकड़ ज़मीन का हमें एक कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ कुछ ही पैसा मिला। आई नेवर सो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को वापस कभी भी नहीं देखा क्योंकि हम सब अब अलग अलग हो चुके थे। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी। वह जो पैसा हमें हमारी ज़मीन बेचकर मिला, हम उस पैसे से सिटी में आए और हमने कुछ जीवन जिया। वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर। हमारे पास ज़िंदगी जीने का और भी कोई तरीका नहीं था, मतलब आजीविका चलाने का और भी कोई तरीका नहीं था। वी वर ऑल क्रैम्प्ड इनटू ए टाइनी रेंटेड रूम। हम सब एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। हाउ वी मिस्ड आर केयर फ्री लाइव्स द ओपन स्पेसेस। हम कैसे अपनी उन जिंदगी को मिस नहीं करें जहाँ पर हम ओपन स्पेसेस में रहा करते थे। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड हियर। कुछ समय के बाद में तुम्हारे पिता को दिल्ली के अंदर नौकरी मिल गई और हम सब दिल्ली आ गए। दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स। वह समय बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। इस वजह से तुम दोनों बहुत वर्षों तक विद्यालय में नहीं जा पाए क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल। मैं स्कूल जाने को हेट करती हूँ। वी हैड मिस सो मच ऑफ आर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस। क्योंकि हमने अपनी बहुत सारी स्टडीज़ को मिस कर दिया है और दूसरे बच्चे हम पर हंसते हैं क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है। वी स्पोक संथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी। हम घर पर तो संथाली बोलते हैं लेकिन हमें हिंदी बोलना नहीं आता। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स। लेकिन अब हमारे कुछ मित्र हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। अब मैं कुछ इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। मैं इस चीज़ की कामना करती हूँ कि हमारे विलेज के डिस्ट्रॉय होने से पहले काश मैं अपने फ्रेंड्स को अपना गांव दिखा पाती। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज।
तुम अभी भी उन्हें हमारे विलेज के बारे में बता सकती हो। इट हैज़ अ लॉट टू टीच दैम, उनमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वन डे आई विल मेक ए मूवी ऑन दिस स्टोरी, आर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी। तब उनमें से एक पोती बोलती है कि एक दिन मैं एक मूवी बनाऊंगी हमारे आदिवासियों पर, जिसका नाम होगा द आदिवासी स्टोरी। पेज नंबर 83 पर आ रहे हैं अब। यू जस्ट रीड अबाउट हाउ दादू वॉज फोर्स टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा। आपने जस्ट अभी ये पढ़ा है कि किस तरीके से दादाजी को अपना घर उड़ीसा से छोड़ना पड़ा। दादू स्टोरी सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासीज इन इंडिया। दादू की जो स्टोरी है वो भारत के बहुत सारे आदिवासियों की स्टोरी से बिल्कुल मिलती जुलती है। यू विल रीड मोर अबाउट द मार्जिनाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इन दिस चैप्टर। आप इस कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन इस चैप्टर में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको ये चैप्टर पढ़ना है, समझना है, और अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, आप इस चैप्टर को पढ़िएगा।